नमस्कार। दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से स्टूडेंट हम 11th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और ये भी मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि अभी इनिशियल स्टेज पे 11th क्लास की पॉलिटी है और उसके आगे कुछ दिनों बाद में हम लक्ष्मीकांत से भी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी भी कुछ कंटेंट्स जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां हम लक्ष्मीकांत के भी कंटेंट लेंगे और आप तक एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि जो इसकी प्रिपरेशन में जो लगे हुए हैं स्टूडेंट उसमें ऐसे भी हैं जो दूसरी स्ट्रीम से आकर भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनको सभी को ध्यान में रखते हुए अभी हम एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इजी वे में ले रहे हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए और फिर जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, उसके बाद में हम लक्ष्मीकांत भी लेके चलेंगे। तो लीजिए आज स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज द फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट है इसका ओरिजिन कहां से हुआ, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहां कौन से देश में किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्टार्टिंग में इनिशियली जो है प्रोविजन किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1215 की बात है। ये उस वक्त जो ब्रिटेन के अंदर जो किंग ऑफ मैग्ना कार्टा जो किंग जॉन हुआ करते थे, उन्होंने अपने देश के नागरिकों को, सिटीजन्स को कुछ राइट दिए और वो लिखित में राइट्स दिए। तो उन जो अधिकारों को जो फंडामेंटल राइट्स के नाम से बोला गया और लेकिन वो सब बेसिक, दे वर दी सम बेसिक राइट्स, दिस वर दी सम बेसिक राइट्स और दिस वर इन नेचर, इट वाज क्वालिफाइड इन नेचर कि कुछ मेल्स को ये अधिकार दिए गए थे तो फीमेल्स को नहीं थे, रिच को थे और फिर पुअर को नहीं थे। तो बेसिक थे और सभी को समान रूप से नहीं थे, लेकिन अधिकारों की शुरुआत हम किंग ऑफ मैग्ना कार्टा लिबरेटेटम से ही मानते हैं। और उसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने सुना ही है, फ्रांस की क्रांति के बाद में वहां के शासक ने जो बिल ऑफ राइट्स की बात करें तो वहां के जो सिटीजन्स हैं और वुमेन्स को कुछ अधिकार दिए। ये 1789 में हुआ और उसके बाद में एक ह्यूज चेंजिंग देखने को आया विश्व के अंदर। एक ऐसा देश जिसने जो अपने देश के नागरिकों को जो गारंटीड राइट दिए फंडामेंटल राइट्स के रूप में, वो जिस हम बात करें यूएसए की, और दैट वाज इन 1791। 1791 के अंदर यूएसए के नागरिकों को उनके, हालांकि जो वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था वहां पर ये जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में उनका विवरण नहीं मिलता है। लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट लेके आए, जो 10th अमेंडमेंट लेके आए, उनके अंदर उन्होंने जो बिल ऑफ राइट्स के नाम से एक सूचीबद्ध किया इनको और वहां से जो है फंडामेंटल राइट की शुरुआत हम देख सकते हैं जो विश्व के सामने। और फिर उसके बाद में तो बहुत सारे जो देश उन्होंने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए या बोरोड किए। और अपने आप में अब हम समझते हैं कि आखिर ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, ये इसकी डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार है दैट इज इन्फोर्सेबल, जस्टिसेबल राइट्स हैं, यानी कि अगर इनका जो वायलेशन होता है तो इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। वहां का जिस भी पार्टिकुलर कंट्री, क्योंकि आज हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया के बारे में कहेंगे, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसके अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर 35। तो फंडामेंटल राइट्स अपने आप में इट इज द फंडामेंटल फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन के जो
इंसान के अस्तित्व के लिए इन अधिकारों की आवश्यकता है और इन अधिकार इंसान के जो बौद्धिक विकास के लिए इनकी जरूरत है, व्यक्तित्व के विकास की जरूरत है या फिर भौतिक विकास की बात करें तो ये अपने आप में, जैसे आप बात करो फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लिबर्टी, आने जाने की देश में और अपने विचार व्यक्त करने, बौद्धिक क्षमता की ये बात है, आप कहीं भी देश के अंदर घूम सकते हो। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो जो कोर्ट ऑफ जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जिसका प्रोविजन हो और उनके अंदर किसी तरह के बदलाव जो वहां की सरकार है, नॉर्मली वहां की सरकार फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है उनके अंदर जो वहां की किसी भी देश की पार्लियामेंट या आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने देश की, तो साधारण परिस्थितियों के अंदर देश की जो पार्लियामेंट है उनके अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती, उनको जनता से, नागरिक से छीने नहीं जा सकते। तो प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, जिस देश में डेमोक्रेसी है तो देश के अंदर मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का होना बहुत आवश्यक है। और ये मौलिक अधिकार जैसा कि हमने बात की ये जस्टिसिएबल है, इनके अगर वायलेशन होता है इनके अधिकारों का तो कोर्ट इस चीज की, इस बात की गारंटी देता है कि आप ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की गारंटी देता है अगर किसी के वायलेशन होते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है या होता है तो दे कैन सीक द हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। इनिशियली आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आर्टिकल 32 के अंदर दिया हुआ है किस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट से इसमें इन्फोर्स कराने के लिए, अपने अपने फंडामेंटल को लागू कराने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हो। तो ये तो बात हुई अपने फंडामेंटल, और लेकिन अपने देश के अंदर जो फंडामेंटल राइट के लिए स्ट्रगल, संघर्ष कब शुरू हुआ वो हम थोड़ा सा इनिशियल बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कांग्रेस की तरफ से ही ये डिमांड रखी गई थी कि जब हम बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें, अनडिवाइडेड इंडिया की बात करें, तो उस टाइम मेजर रूप से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस थी तो उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ अधिकारों की मांग रखी थी और उसके बाद में फिर श्रीमती एनी बेसेंट की तरफ से ये अधिकारों की बात रखी गई। फिर 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा हुई और फिर 1930 के अंदर जो कराची जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद में अगर देखते हैं तो महात्मा गांधी ने जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड की थी ब्रिटेन में जाकर, वहां पर भी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स मांगे थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती थी कि भारत के जो लोग हैं, भारत के देश के अंदर इनको अगर फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाते हैं तो उनका जो ये जो अत्याचारी शासन है वो शासन खत्म हो जाता। तो हमारे देश के नागरिकों ने उनको उनकी तरफ से फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए और 1934 में उन्होंने पूर्णतः इस बात को नकार दिया, क्योंकि अगर वहां पर फिर फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होता है तो फिर देश के नागरिक, भारत देश के सिटीजन्स उस वक्त जो है कोर्ट की शरण में जा सकते थे। तो ये बात करें, फिर उसके बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी और ये लगभग तय हो गया था जिस नेहरू रिपोर्ट या उससे पहले जिस तरह का स्ट्रगल देश में किया गया था कि देश के नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल जो राइट्स हैं जो उनके ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, वो देश के सभी नागरिकों को और समान रूप से किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना करते हुए सभी को ये मूल अधिकार दिए जाएंगे। और इनका जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर इसका आप देख रहे हो, जो आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें या फिर बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें, फिर या फिर आपका एजुकेशनल राइट्स की बात करें, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट है राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की जो बात करें। और आजकल एक और है जो कि आर्टिकल
21 के अंदर जिसको ऐड किया गया राइट टू प्राइवेसी है, उसके बारे में भी काफी चर्चा होती है और ये भी एक अधिकार में आ गया है राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन जो आप बायोमेट्रिक आजकल जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इन्वायरमेंट है, जमाना है, उसमें जो आप आधार कार्ड से लिंक करते हैं या फिर और दूसरे बायोमेट्रिक के साथ में आपके जो पूरे अकाउंट्स हैं, डिटेल्स है, सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। तो इसलिए जो राइट टू प्राइवेसी, जो राइट टू लाइफ और फ्रीडम के साथ इसको जोड़ दिया गया है। तो ये राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल जो आपका 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी कभी हुआ करता था, वो जो संपत्ति का अधिकार है, वो जो आपके मूल अधिकारों से उसको निकाल दिया गया है और अभी वो एक लीगल राइट्स के रूप में रह गया है। तो आज हम फिर चर्चा करते हैं। आज जो हम डिस्कशन के लिए जो लेके आएंगे वो होगा आपके राइट टू इक्वलिटी के बारे में। और आपको, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की है, कि कुछ जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये इंडिविजुअल के राइट्स हैं और ये ज्यादातर जो आपको मूल अधिकार मिले हैं, ये भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, ये सारे आप इट इज जस्टिसेबल एंड इन्फोर्स अगेंस्ट द स्टेट। क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो आपके राइट्स का, अधिकारों का जो वायलेशन होता है, वो स्टेट, राज्य की सरकार, जिस देश के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां की सरकार है, वो उसका उल्लंघन करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा है कि वायलेशन या तो वो किसी ना किसी एक्सक्यूज में देश की सुरक्षा से रिलेटेड बातों को लेकर, ये जो भी वायलेशन के कोई भी कारण हो, जैसे कि आप देखते भी रहे हैं आजकल के जो एनवायरनमेंट में बार बार सरकार के ऊपर इस तरह के, हालांकि ये गलत है, जो देश, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जो मैटर है, उनके ऊपर सरकार को कुछ डिसीजन लेने होते हैं, और लेकिन बीच बीच में जो कुछ है इस तरह की आवाजें उठती हैं कि भाई मेरे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा राइट टू वोट है, मेरा या इधर से पूरा प्रजातंत्र में मुझे कहीं भी भाषण देने का अधिकार है, या मुझे किसी के भी अगेंस्ट बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वो इनका इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। और लेकिन ये भी हकीकत है, जो फंडामेंटल राइट का जो बेस है, मूल अधिकारों का जो आधार है, वो यही था कि देश की सरकार जो है वो किसी के नागरिकों के अधिकारों को ना छीन सके, और उस कंडीशन में इसीलिए इनको देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, देश का सबसे मुख्य कानून है, और उसके अंदर सरकार जो है, पार्लियामेंट देश की नॉर्मल परिस्थितियों के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकती। हालांकि कुछ चेंजेस आए हैं, और इस चेंजेस के पीछे अगर इस तरह का कोई सरकार प्रयास भी करती है तो फिर हम देश की जो आपकी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास में ये जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है, वो किसी भी जो पार्लियामेंट के द्वारा, हमारे देश की पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी पास कानून, वो उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जो फंडामेंटल राइट का अब्रेसमेंट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, या किसी तरह से ये उनके अगेंस्ट में है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया है, और ऐसा कोई कानून देश की संसद बनाती है जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो पार्लियामेंट है वो इस तरह के निर्णय पास्ट में भी लिए हैं और लेने के लिए स्वतंत्र है, वो निर्णय ले सकती है। और अभी हम बात करेंगे, मुख्य रूप से हम बात कर लेते हैं, फिर कुछ केसेस के अंदर अगर बात करें तो स्टेट की बात करें, स्टेट के साथ साथ में इंडिविजुअल की तरफ से भी या कम्युनिटी में भी कुछ जो है वायलेशन की बातें आती है। जैसे आर्टिकल 15(2) के अंदर है, जो स्टेट के अलावा भी जो आम नागरिक भी किसी के अधिकारों का वायलेशन, मूल अधिकारों का, या फिर आर्टिकल 17 की बात करें, और या फिर आर्टिकल 18 और के जो क्लॉज है 3, 4, आर्टिकल 23 के अंदर या 24 है, ये इंडिविजुअल के वायलेशन की बात है। आर्टिकल 17 की बात करें तो जैसे छुआछूत का जो बात है, अनटचेबिलिटी है, उसके अंदर स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल भी इस तरह की जो घटनाएं आती हैं
जहां पे देश के अंदर जो नागरिक एक दूसरे के साथ जो छुआछूत की वो करते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल के बारे में ज्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन है वो देश की सरकारें करती हैं, लेकिन कुछ जो वायलेशन है वो जो इंडिविजुअल भी करते हैं, जिसके बारे में हमने आर्टिकल 15(2) ये जब आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे तो विस्तार से हम बात करेंगे। 17 हो गया या आर्टिकल 18 हो गया, फिर 23 या 24 की बात है। तो फंडामेंटल राइट्स है वो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। जो फंडामेंटल राइट है आपके एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इनको लेकर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे तो भाषण देने की या किसी के अगेंस्ट में बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन इन अधिकारों का उपयोग करने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि इंडिविजुअल को कि जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं वो किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उस सीमा तक है जहां तक आप दूसरे के जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। सपोज कीजिए अगर कोई देश की जो न्यायिक व्यवस्था है या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट में, उनकी अवमानना में कुछ शब्द कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आप कुछ ऐसे जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड मैटर है, या फिर ऐसा कुछ करते हो जो देश के अंदर एक आंतरिक विद्रोह जैसी कंडीशन पैदा हो, तो इस स्थिति में जो है आपके इन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है इनको। तो इस कंडीशन में मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में दिया गया है आपके फंडामेंटल राइट्स में। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो सिर्फ आर्टिकल 14 के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जो नहीं, राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और राइट टू इक्वलिटी आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। लेकिन इससे पहले भी 2 आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट तो जरूर हैं, लेकिन आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं दे रहे हैं। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 12 की, तो ये इट इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ये आपका ज्योग्राफी वाले स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि स्टेट क्या है। देखो, जब हम ये कह रहे हैं कि जो देश की सरकार जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, नॉर्मली कुछ इंडिविजुअल केसेस को छोड़ दिया जाए जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो उसकी डेफिनेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर थे उनके दिमाग में था कि ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि स्टेट है क्या। तो स्टेट क्या हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आपकी राज्य सरकारें, लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर कोई गवर्नमेंट की कोई और लेजिस्लेटिव बॉडीज, कॉर्पोरेशन हो, पंचायत हो, वो इस तरह के सभी स्टेट की डेफिनेशन आएगी। विद इन द स्टेट और आउटसाइड ऑफ द स्टेट विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे स्टेट आएंगे। तो स्टेट की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, जो देश की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्य सरकारें, या फिर कोई कॉर्पोरेशंस है जो सरकार की तरफ से उनका हिस्सेदारी है, या फिर और कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, चाहे आप यूनिवर्सिटीज की बात कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ये सारे की सारी स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो स्टेट की डेफिनेशन स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी होपफुली आपके। अब हम बात कर लेते हैं। तो इनफैक्ट जो आर्टिकल 12 है वो कोई आपको फंडामेंटल राइट नहीं दे रहा है, लेकिन राज्य की जो डेफिनेशन है वो विस्तार से बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 अपने आप में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बखूबी से बताने की कोशिश की है कि विच इज नॉट लॉ, कि क्या कानून नहीं है देश के अंदर। आप समझ गए होंगे कहना क्या। वो सारे जो आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकार दिए हैं, अगर इनमें से ऐसा कोई देश की पार्लियामेंट, संसद कोई कानून बनाती है
जो इनका वायलेशन करता है, सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं इसकी डेफिनेशन, तो एनी एक्शन, एनी ऑर्डर, एनी लेजिस्लेशन विच इज कॉन्ट्रावेंट या अब्रिजमेंट, इनकंसिस्टेंट, इनडेरोगेटरी ऑफ द आर्टिकल पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 35, अगर इनमें से किसी का जो वायलेशन करता है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड द लॉ। लेकिन सिंपली एक सिंपल भाषा में यह हो गया कि जो ऐसा कोई भी कानून जो आपके पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में से किसी का भी वायलेशन करती है तो वो कानून की परिधि में नहीं आएगा, उसको कानून नहीं माना जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि देश की पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो आपके मूल अधिकारों का जो है वायलेशन करता हो। क्लियर? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, हम यहां पर आपको समझाएंगे। फिर इसके बाद में आ जाता है राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। तो हम एक एक आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14। तो ये भी राइट टू इक्वालिटी का अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। आप देखेंगे शायद ही किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मिले। हमारे यहां पे एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो बड़े इंटेलिजेंट थे और उन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट को रखा है, अर्थात ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट को भी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए को, दोनों कॉन्सेप्ट को रखा है। बात करते हैं किस तरह से। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द आईज ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय के सामने किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और कानून की नजरों में, जैसा कि आप काफी पिक्चर के अंदर भी सुनते हैं कि सब देश के नागरिक राष्ट्रपति से लेकर और एक देश का आम नागरिक तक सब बराबर है, और अगर देश के किसी कानून का उल्लंघन कोई करता है तो वो बराबर उसी प्रोविजन के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या आम नागरिक। तो ये तो हो गया देयर विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन इन द आईज ऑफ लॉ, एवरीबॉडी इज इक्वल, सबको बराबर समान अधिकार है। कोई किसी तरह का अपराध करता है, कोई अवमाननीय है, तो वो सब दे विल बी ट्रीटेड इक्वली। तो ये हो गया। और ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये अपने आप में एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वो बोलते हैं कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि सब बराबर है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। तो क्या कहना चाहता है आप अच्छे से समझ पाओगे, मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर ये बोलते हैं कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, दो एडल्ट हैं और दोनों उनके पास पिस्टल होती है और किसी का मर्डर कर देते हैं। तो कानून की नजरों में उन दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बोथ आर दी एडल्ट, और उनका समझदारी का जो लेवल है, लेवल ऑफ थिंकिंग है, लेवल ऑफ आईक्यू है, बराबर है, दोनों एडल्ट है। लेकिन आप ये एडल्ट की एक कंपेयर कीजिए एक 8 साल के बच्चे के साथ। उसने एक पिस्टल ले लिया खिलौना समझ के, और खिलौना समझकर ही उसने उसको इस्तेमाल कर लिया और उसकी पिस्टल से किसी की डेथ हो जाती है। मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। दोनों की सोचने और समझने की शक्ति में डिफरेंस है, उस एडल्ट की और इस 8 साल के बच्चे की समझने की शक्ति में डिफरेंस है। तो यहां पर हम रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि अब यहां पर कानून बराबर नहीं उनके साथ में लगा सकते। जो एडल्ट को सजा मिलेगी वो 8 साल के बच्चों को नहीं दी जा सकती। आप समझ गए होंगे
कारण यही है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति उतने बराबर नहीं है जो एक एडल्ट की हो सकती है। तो वो बोलते हैं, इसमें कहा गया है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड जस्ट लाइक, यानी कि वो अनलाइक हो गई, एक एडल्ट और एक बच्चे की दोनों अनलाइक है। तो जो लाइक है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति बराबर है, वो इट शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, और अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट ठीक है, आगे चले। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं, और ये सारा का सारा हमने किसके ऊपर छोड़ दिया? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये अपने आप में बहुत इसके लिए आईक्यू का जरूरत होगा। इसका मतलब हमने जो ये जस्टिस है, अपने जो जुडिशरी है, उसके विजडम के ऊपर छोड़ दिया कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है, वो अपनी विजडम के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये कहता है कि कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, देखो समझिए, लैंग्वेज को समझिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि इन आधारों पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कौन कौन से आधार है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार के ऊपर, यानी कि किसी के साथ धर्म के आधार पर, किसी की रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, या फिर उसके सेक्स मेल और फीमेल के आधार पे, या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई देश के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहां पर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। उसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे, दैट इज द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि हमने एक तरफ कहा है कि इन आधार पर हम किसी के साथ कोई मतलब वो ट्रीटमेंट अलग से नहीं करेंगे। लाइक बात करें कि किसी के कास्ट के आधार पर आप किसी को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते, किसी को एक होटल के अंदर प्रवेश करने से नहीं रोक सकते, आम जगह की बात करें, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाने से, मेले में जाने से नहीं रोक सकते, या फिर कुएं के ऊपर। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर वो कुआं किसी इंडिविजुअल का है, किसी एक आदमी का मालिकाना हक है, तो वहां पर वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को उसका इस्तेमाल करने दे सकता है और किसी को नहीं। लेकिन जो पब्लिक प्रिविलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं, जो सब नागरिकों को है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन यहां पे हमने इसमें भी आर्टिकल 15 में दिया है। वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कि किसी तरह से कुछ लोग हिस्टोरिकली किसी कारण से वो देश जहां पर खड़ा है उससे पीछे रह गए हैं, तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए आप जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होंगे, दोबारा से बता देंगे जरूरत होगी तो वो रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किस तरह का है कि जिस तरह से सपोज करो कि हमारे जो देश की बात करते हैं तो कुछ विमेन्स है, या फिर कोई एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए, वीकर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, बात करें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, तो वो जो पीछे रह गए हैं उनको आप बराबर लाने के लिए हम कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं, उनको आरक्षण दे सकते हैं, रिजर्वेशन की फैसिलिटी दे सकते हैं। बट उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि वो जो हमसे पीछे छूट गए उनको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर हम बात करें लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो सपोज करो कि सभी लोग यहां पे खड़े हुए हैं और यहां पर दौड़ के आना है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है यहां पर है, दौड़ यहां से शुरू हो रही है, ये यहां पर है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये दीज पीपल नेवर विल बी एबल टू कैच अप दीज पीपल, इनको नहीं पकड़ पाएंगे। तो इनको हमने लेवल प्लेइंग फील्ड, इनको पहले यहां तक लाने के लिए वो हमने आरक्षण, जो रिजर्वेशन की फैसिलिटीज दी है। जब वो हमारे इस लाइन पे आ जाएंगे
तो वो फैसिलिटी वापस ली जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर। तो ये हो गया आपका रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन की बात, आप समझ गए होंगे, तभी तो बराबर यहां तक पहुंच पाएंगे। अब आर्टिकल 16 है, बहुत ही डिसेंट आर्टिकल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, के जो देश के अंदर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझ गए हैं, जो देश के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी बात हो रही है, उसके अंदर सभी को समान रूप से जो अवसर मिलने चाहिए, सभी को, किसी के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको बराबर जो सरकारी जो जॉब है उसके लिए सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, रीजनेबल जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, वो क्यों, अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, अगर बात करें हमें जैसे कि आप देखते हो डोमिसाइल की कंडीशन, ये भी तो एक है कंडीशन रखी हुई होती है कि हर स्टेट अपने जो उस राज्य के जो नागरिक हैं उनको एक डोमिसाइल देता है कि ये यहाँ का स्थायी निवासी है, और उनको जो भी जॉब की अपॉर्चुनिटी है उनमें पहले उनको चांस दिया जाता है, उनके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। या फिर आप हर जॉब के लिए, अब अगर ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कल कोई भी बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, बट ही मे नॉट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन, या उसके पास जो रिक्वायर बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, और लेकिन उसके बाद भी बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये इस तरह की जो कंडीशन है कि आपके पास में जो एक क्वालिफिकेशन है, जो निश्चित क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो होनी चाहिए। और या फिर बहुत सारे ऐसी भी कंडीशन है जहां धर्म एक कंडीशन हो सकती है, जैसे कि बात करो आप शाही इमाम की, तो इट हैज टू बी द मुस्लिम कैंडिडेट फॉर शाही इमाम। या फिर बात करो जो आपके सिख गुरु की बात करें जो हैं, इट हैज टू बी सिख। और इसी तरह से शंकराचार्य की बात कर सकते हो, जो शंकराचार्य है, इट हैज टू बी हिंदू। तो कुछ जगह पर हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करते हैं, रीजनेबल जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और वो मेरे ख्याल में एक जरूरी है। देश के अंदर इंटेलिजेंट पीपल है, जो मेरिटोरियस है, उनको अवॉइड करने के लिए इस तरह की कंडीशन करेंगे, वो हमारा काम है। इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमें इजाजत मिलती है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं हम, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। ये एक ऐसा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जितने भी जो डिबेट हुई, किसी पे इतना एक एग्रीमेंट नहीं था किसी चीज को लेकर, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अलग अलग जो समितियां बैठी थी, उनमें काफी डिबेट, डिस्कशन, लॉजिक के साथ में बातें होती थी, और कभी कभी वोट डालने की भी कंडीशन आ जाती थी, मेजोरिटी के ऊपर डिसीजन ज्यादा। लेकिन ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और राइट टू वोट है, इसके ऊपर लगभग एक एग्रीमेंट था, और सभी इस बात के लिए एग्री थे कि ये जो है अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, ये देश में खत्म होनी चाहिए। और अगर इस तरह का कोई करता है तो वो आर्टिकल 17 का वायलेशन होगा, उसके अगेंस्ट में कुछ जो धाराएं इससे रिलेटेड, उसके अगेंस्ट में उनके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको मेरे ख्याल में ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही जानते हो। अनटचेबिलिटी अभी धीरे धीरे तो ये एक समाप्ति की ओर है, जैसे जैसे आप जैसे एडल्ट जो नवयुवक देश के अंदर आ रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन में बहुत ज्यादा फेयर नहीं करते हैं, और हम भी देख रहे हैं आजकल समाज में ये ना के बराबर हो गया है। तो आर्टिकल 18 की बात करते हैं, अपने आप में अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसकी बात करें तो कि जो टाइटल्स हैं, आर्टिकल 18 के तहत सारे जो टाइटल्स हैं उनको खत्म कर दिया गया। जो पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो आजादी से पहले जो टाइटल्स होते थे, महाराजा धीराज, नवाब, राजा, महाराजा सिंधिया, तो इस तरह के जो टाइटल्स हैं वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आर्टिकल 18 के अंदर ये प्रोविजन रखा गया
कि जो आजाद देश के अंदर इस तरह के कोई टाइटल्स नहीं होंगे, जो भी होगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह के, और ना ही कोई जो हमारे देश के जो नागरिक हैं किसी दूसरे देश से किसी तरह के अवार्ड वगैरह बगैर जो राज्य की परमिशन से, स्टेट की, नेशन की परमिशन से कोई अवार्ड वगैरह ग्रहण करेंगे। तो इसमें जैसे किस तरह के टाइटल्स की बात करें तो वो अलाउड है। एकेडमिक आपके पास में टाइटल्स हैं, डॉक्टरेट की डिग्री है, वो आप लगा सकते हो क्योंकि यू हैव गॉट इट विद योर एफर्ट्स, आपने काबिलियत के ऊपर पाई है, कोई जन्म के आधार पे नहीं लिया। राजा का बेटा राजा का जो टाइटल ले लेता है, महाराजा का बेटा महाराजा हरि सिंह बन जाता है, वो सिर्फ जन्म के आधार पे बन गया, लेकिन यहां आपकी मेहनत है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के जो टाइटल्स हैं, या आप बात करो दूसरे किसी डिग्री की हो, या फिर जैसे सेना के जो रैंक्स हैं, मेजर, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये सारे जो टाइटल्स हैं, नेवी, एयरफोर्स जो रैंक है वो सब चलते रहेंगे क्योंकि वो उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको प्रमोशन मिला है। या फिर बात करें जो आप के देश में भारत रत्न जैसे अवार्ड है, वो टाइटल की श्रेणी में नहीं आते। पद्म भूषण है, जो भी हो दूसरे सारे के सारे अवार्ड्स हैं, वो जो है इस श्रेणी में उनको टाइटल कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आज जो हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स है क्या, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बीच में तैयार हो गया होगा और अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आर्टिकल 12 से लेकर और 18 तक लगभग आज हम डिस्कस कर पाए हैं और मुझे लगता है कि आप काफी सीख पाए होंगे। एक मेरी तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जब ये वीडियो बनाए जा रहे हैं तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मेरे पास में काफी एप्रिसिएशन आ रहे हैं, लोग इंकरेजमेंट कर रहे हैं और ये आपका जो इंकरेजमेंट है और हमें मेहनत करने के लिए जो इंकरेज करता है। तो आप ऐसे ही कंटिन्यूस अपने कमेंट्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और इस तरह से व्यूअर्स बढ़ेंगे तो और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया राइट टू इक्वालिटी के बारे में, यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि ये जो हमने जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, जो 11th क्लास की पॉलिटी हमने स्टार्ट किया, ये प्रोसेस अब कंटिन्यूअस रहने वाला है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाला है। और ये प्रोसेस अल्टरनेटिव डेज आप मेरा एक वीडियो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो पॉलिटी है 11th क्लास की उसके ऊपर चलेगा और फिर कुछ दिनों के बाद में जब बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, जो दूसरे स्ट्रीम से आए हैं और या फिर जो 11th में नए एडमिशन लिए उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम लक्ष्मीकांत को भी साथ में लेके चलेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।